जी नमस्कार सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जीव जनन कैसे करते हैं लेसन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर कम समझ में आ रहा है तो आप पीछे जीव जनन कैसे करते हैं उनके छोटी छोटी क्लास अपलोड की है मैंने, वो देख सकते हो। फिर इस वीडियो को इस क्लास को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या आपका कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें नर व मादा दोनों युग्मक में से एक युग्मक भाग लेता है, वो आपका होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन आपको पता है किसके अंदर होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उनके अंदर अलैंगिक जनन होता है। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इनमें से किस जीव में होता है, मुकुलन विधि की बात हो रही है। यहाँ विधि आपके नाम दिया हुआ है, कौन सी विधि है, मुकुलन विधि। मुकुलन द्वारा किस में होता है अलैंगिक जनन? क्या अमीबा में होता है? नहीं, अमीबा में आपका द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में भी नहीं होता, लेशमानिया में भी नहीं होता, आपका यीस्ट हो गया। यीस्ट में एक तो आपका यीस्ट हो गया, एक आपका हाइड्रा हो गया। हाइड्रा और यीस्ट में कौन सी विधि होती है, मुकुलन विधि होती है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की विधि या तो यीस्ट में होती है या आपकी किस में होती है, हाइड्रा में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर होगा यीस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या दिया हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से भाई इन चारों में से पूछा, निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है नहीं। इसमें पूछा है भाई, इसमें से 3 तो आपके मादा जनन तंत्र के भाग है, एक आपका भाग नहीं है, उसका आपको आंसर बताना है। अंडाशय आपको पता है, अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है। अंडाशय की बात, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंब वाहिनी भी मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्र वाहिका होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, शुक्र वाहिका आपकी नर जनन तंत्र का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका शुक्र वाहिका, जिसका कार्य क्या होता है, शुक्रवाणुओं को वृषण से कहां तक ले जाने का, शिश्न तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको पता है कि 3 आपका क्या है, 3 आपका इतना पूछा है कि परागकोश में क्या होता है। परागकोश में आपके परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होता है, परागकण। परागकण किस में, ऑप्शन क्या है आपका डी। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन डी दे रखा है, परागकण होता है परागकोश के अंदर, याद ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका काफी इजी है। एक आपका है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। आपको पता होना चाहिए अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है जिसके अंदर नर और मादा दोनों युग्मक में से एक ही युग्मक भाग लेता है। दोनों जीवों में से एक ही जीव भाग लेगा। लैंगिक जनन में आपके दोनों भाग लेंगे। तो आपको ये पूछा है अलैंगिक की तुलना में लैंगिक के क्या लाभ है। तो पहला इसमें दे रखा है, पहला लाभ आपके सामने दे रखा है, देखो लैंगिक का। लैंगिक जनन के क्या लाभ है, लैंगिक जनन में नए जीव की उत्पत्ति के लिए नर और मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। ये तो मैंने आपको इसकी भाषा बता दी है कि लैंगिक जनन के लिए आपको नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता होती है। सेकंड आपका लाभ क्या है, सेकंड की बात करते हैं, ये इसका मेन है कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन द्वारा स्पीच की समष्टि में पाए जाने वाले विभिन्नताओं उस स्पीच के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। अब एक बात ये आपको पता होना चाहिए, अलैंगिक जनन द्वारा जो नया जीव उत्पन्न होता है, वो जीव अलैंगिक जनन में जो संतति पीढ़ी होती है वो पैतृक पीढ़ी के समान होती है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, दोनों जीवों द्वारा, नर और मादा दोनों के निषेचन से, एक प्रक्रिया से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है। और दूसरी बात ये होती है कि कोई भी जीव होता है उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इससे क्या होता है, एक नई पीढ़ी का विकास होता है लैंगिक जनन से। तो आपका अलैंगिक की तुलना में लैंगिक जनन का ये लाभ है। अलैंगिक में तो सिर्फ जैसा जो पैतृक पीढ़ी है वही आपकी संतति पीढ़ी होगी, एकदम समान जीव होता है, लेकिन इसमें विभिन्नताओं के कारण एक नई पीढ़ी का विकास होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5वां क्वेश्चन एकदम इजी आसान क्वेश्चन है आपका, मानव में वृषण। आपको पहले ये पता होना चाहिए वृषण होता है ये किसका भाग है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण होते हैं। इनका कार्य पूछा है, कार्य क्या होता है। एक पहला कार्य होता है आपके जो नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु का निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है, वृषण के द्वारा। और दूसरी बात जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, नर हार्मोन बोलते हैं जिसे, उसको किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पहला हो गया शुक्राणु का निर्माण करना, किसका काम होता है, वृषण का। दूसरा काम क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का
निर्माण करना और उसको स्रावित करने का काम किसका होता है? वृषण का होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला है अपना ऋतुस्राव क्यों होता है। आपको पता है ऋतुस्राव की घटना किस में होती है? मादा के अंदर होती है, जिनकी भाई जिस लड़की की उम्र 13 साल मतलब किशोर अवस्था की उम्र हो जाती है, उस समय क्या होता है? उनकी यौवन आरंभ की अवस्था हो जाती है। किशोर अवस्था की उम्र उनकी यौवन आरंभ की अवस्था होती है, उसी समय से उनके अंदर ऋतुस्राव जो मासिक धर्म बोलते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है? कारण आपके सामने एकदम सटीक भाषा में दे रखा है कि अंडाशय की बात करते हैं, जहाँ पर अंड कोशिका का निर्माण होता है। अंडाशय हर माह एक अंड का मोचन करता है। इसके अंदर चाहे जो लड़की की उम्र चाहे कम हो, मैंने आपको बता दिया जिसकी उम्र किशोर अवस्था मतलब जिनकी उम्र 13 ईयर्स से ऊपर हो जाती है, उनमें क्या होता है? अंडाशय में हर माह एक अंड का क्या होता है? मोचन होता है। निषेचन नहीं होने की स्थिति में, निषेचन का मतलब होता है जब तक नर और मादा युग्मक आपस में नहीं मिलते, निषेचन नहीं होता है। निषेचन नहीं होने की स्थिति में परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर और म्यूकस के रूप में निकलती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, जिसकी अवधि कितनी होती है? 2 दिन से कितने दिन तक होती है? 8 दिन तक। उनकी जो कम से कम होती है आपकी 2 दिन तक होती है, और अधिकतम कितने दिन तक होते हैं? 8 दिन तक आपकी ये कंडीशन होती है। मासिक धर्म बोलते हैं, जो महीने में अपना एक बार 2 से 8 दिन तक अपनी कंडीशन कौन सी होती है? ऋतुस्राव वाली कंडीशन होती है। उसका कारण ये होता है कि जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय द्वारा एक अंड का मोचन होता है। अब निषेचन की प्रक्रिया, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रखी है उनमें तो निषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है तो उस स्थिति में क्या होती है? जो आपकी परत है वो धीरे धीरे टूटने लग जाती है। गर्भाशय वाला उत्तक वाला परत है वो टूट कर योनि मार्ग होता है, वहां पर रुधिर और म्यूकस के रूप में निकलने लगती है। उसी को अपना क्या बोलते हैं? उसी को ऋतुस्राव या रजोधर्म की कंडीशन बोलती है, जिसकी अवधि 2 से कितने दिन तक होती है? 8 दिन तक होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां अपना क्या दे रखे हैं? ये आपका जैसा क्वेश्चन है, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामक चित्र बनाना। चित्र तो आप जिस प्रकार के डिजाइनर होंगे वैसे चित्र बना देंगे। मैं आपको थोड़ा समझा सकता हूँ। एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन से होते हैं? ये देखो, ये आपका जो ये वाला भाग दे रखा है, ये वाला भाग, ये एक आपका ये भाग होगा, इसको बोलते हैं अपना बाह्यदल। नाम थोड़ा इसमें कम दिखाई दे रहा है, बाह्यदल। एक आपका बाह्यदल हो गया। एक इसके बाद आप ऊपर देखो, ये वाला भाग, ये पूरा ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये आपका इधर भी है आपका, इसको बोलते हैं दल। दल बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम आप पंखुड़ी बोल सकते हैं, पंखुड़ी। एक भाग आपका क्या हो गया? एक भाग बाह्यदल हो गया, दूसरा आपका पंखुड़ी हो गया, एक आपका हो जाएगा ये देखो, जिसके अंदर एक तो तंतु होते हैं, एक आपके परागकोश होते हैं। नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा, दोनों होते हैं। उसमें आपका भाग क्या है? भाग का नाम लिखना चाहिए, तो आपका भाग हो जाएगा पुंकेसर। एक आपका भाग हो जाएगा पुंकेसर, और इधर की साइड में पुंकेसर में 3 भाग होते हैं आपके। एक हो जाएगा स्त्रीकेसर। तो पुष्प की बात करें, पुष्प के अंदर आपके 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग कौन कौन से? एक तो आपका ये बाह्यदल, दूसरा आपका पंखुड़ी, तीसरा आपका पुंकेसर, और चौथा आपका क्या हो गया? स्त्रीकेसर। आप मैं बता देता हूँ, स्त्रीकेसर के अंदर इसमें कितने भाग होते हैं? स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं। एक ये बीच वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये अंडाशय होता है। ये किसमें होता है? अंडाशय। एक तो हो गया अपना अंडाशय, दूसरा अपना हो गया ये यहाँ से निकलती है ना जो ये वाली वर्तिका। एक आपकी क्या होगी? वर्तिका। एक वर्तिका होगी, और वर्तिका के ऊपर ये अपना होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र एक वर्तिका हो गया, एक वर्तिकाग्र। ये तीनों भाग किसके होते हैं? ये होते हैं स्त्रीकेसर के, जो आपके परागकोश होते हैं। परागकोश, परागकोश, और एक आपके तंतु हो गए। ये किसके भाग होते हैं? ये आपके पुंकेसर के भाग होते हैं। एक पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर में 2 भाग हो गए, परागकोश और तंतु। स्त्रीकेसर में 3 भाग हो गए, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। डिजाइन आप बना दोगे, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 दे रखा है, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको ये पूछा है कि गर्भरोधन की विभिन्न विधियों कौन सी है? गर्भरोधन की विधियां आपको पता है कि गर्भ धारण को रोकना, गर्भ धारण को रोकना क्या कहलाता है? गर्भरोधन कहलाता है। एक मादा या माँ के पेट में जो शिशु होता है उसके जन्म को रोकना, तो बहुत सारी कंडीशन होती है। उनमें कौन कौन सी विधि पूछी है कि किस किस विधि द्वारा इसको रोका जा सकता है कि
भ्रूण की निर्माण को रोकना बोल सकते हैं हम लोग। भ्रूण के निर्माण को किस प्रकार रोका जा सकता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, तो सीधा सही से बता सकते हैं। गर्भ धारण को रोकना, गर्भ क्या कहलाता है, निरोधन कहलाता है। इसकी पहली विधि है आपकी यांत्रिक विधि। कौन सी विधि है, यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होती है, इस विधि में शुक्राणु अंड कोशिकाओं तक नहीं पहुंचे जाते। मतलब आपकी जो यांत्रिक विधि काम में ली जाती है, उस यांत्रिक विधि द्वारा जो शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिए जाते। क्या उपाय किया जाता है, उपाय के रूप में इसमें आपका कंडोम पहना जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, कंडोम का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाते। तो महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ठीक है, अगला दूसरा इसमें रासायनिक तकनीक की बात करते हैं। तो रासायनिक तकनीक के द्वारा आपको पता है कि दवाई का उपयोग करेंगे। तो रासायनिक तकनीक द्वारा किस प्रकार गर्भ निरोधन होता है अपना, तो देखो शरीर में, सेकंड आपकी तकनीक है गर्भ निरोधन की प्रकार की विधि, शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन से भी निषेचन नहीं हो पाता। मतलब जो आपका हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन होता है, आपको पता है कि अंडाशय द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो आपका एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और नर के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब इसमें शरीर में यदि हार्मोन का यदि हम लोग संतुलन कर देते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। कब नहीं होगी, कि इसमें आपकी दवाई गोली के रूप में ली जाती है। इसमें आपकी दवाई क्या ली जाती है, गोली के रूप में ली जाती है, जो इसका मादा के शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है कि लगातार या बार बार इनका सेवन करने से एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि निषेचन वाली प्रक्रिया बाद में हो ही नहीं। निषेचन वाली प्रक्रिया बहुत सारी महिला में ऐसे होती है कि पहले उनके द्वारा अलग अलग प्रकार की दवाई मेडिकल द्वारा हम लोग खरीद लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, लेकिन बाद में निषेचन की प्रक्रिया हो ही नहीं पाती है। अंड कोशिका निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु का आपस में मिलने से निषेचन नहीं होता। तो इसका मतलब मेन बात है कि इसका उपयोग करने से शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि इस हार्मोन आपका उत्पन्न नहीं होगा तो नॉर्मल सीधी सी बात है, कंडीशन एक ही बात है कि उस स्थिति में एक माँ के द्वारा संतान उत्पन्न होने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तीसरी आपकी IUCD है। IUCD के बारे में आपने नाम सुना होगा, इंट्रा यूटेराइन रिसेप्टिव डिवाइस हो गया। ये इस प्रकार का एक अपना डिवाइस होता है। इस डिवाइस द्वारा मतलब एक निश्चित अवधि होती है, एक सीमा होती है। कितनी सीमा होती है, हो सकती है उसकी सीमा 2 साल, मान लो 3 साल, अलग अलग प्रकार के डिवाइस आते हैं। जब तक वो डिवाइस मतलब महिलाओं के गर्भाशय में स्थापित किए जाते हैं तब तक वो महिला मां नहीं बन सकती। उसकी उम्र अलग अलग होती है, 1 साल का डिवाइस भी होता है, 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, 5 साल का भी होती है। 5 साल तक महिलाओं में भ्रूण का विकास या निर्माण नहीं होता। देखो, गर्भ धारण को रोकने के लिए लूप या कोपर्टी बोलते हैं उसको, लूप या कोपर्टी का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग माताओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। उनके गर्भाशय में लूप या कोपर्टी को स्थापित किया जाता है। इनकी अलग अलग अवधि होती है। कुछ लूप या कोपर्टी की अवधि 1 साल होती है, किन्हीं की 2 साल होती है, किन्हीं की 3 साल। जितनी अवधि होती है उन अवधि तक एक माँ द्वारा भ्रूण का निर्माण, या मतलब वो उनके द्वारा, वो मेन बात है, अंड कोशिका का निर्माण नहीं होता। अंड कोशिका जब तक अंडाशय द्वारा अंड कोशिका का निर्माण नहीं होगा तब तक निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो भ्रूण का विकास या भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। ये भी वैसे विपरीत प्रभाव डालती है, लेकिन इनका प्रयोग तो लोग कर लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है। उन कंडीशन में क्या होता है कि नए शिशु का, नए भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाता। चौथी आपको पता है ये शल्य क्रिया है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में होती है, जिसको नसबंदी भी बोलते हैं। ये दोनों शल्य क्रिया होती है, ये महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है। तो बात कर लेते हैं चौथी क्रिया के बारे में। पुरुषों में शल्य क्रिया द्वारा जो आपकी शुक्र वाहिकाएं और शुक्र वाहिकाओं को अवरोध कर दिया जाता है, जिससे गर्भ धारण नहीं हो पाता। आपको पता है कि शुक्र वाहिकाओं को यदि अवरोध कर दिया जाता है, शुक्राणु शिशन तक नहीं पहुंचेंगे तो एक गर्भ धारण नहीं होगा कभी भी। क्यों नहीं होगा कि आप शुक्राणु को रोक दिया जाता है। शुक्राणु को रोक देने पर अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो आपका ये नसबंदी होती है महिलाएं करवाती, पुरुष नहीं करवाते। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों करवा सकते हैं। पुरुष
पुरुष चाहे पुरुष करवा सकता है, महिला चाहे महिला करवा सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों करवाए, तो दोनों में से एक भी, एक पति पत्नी होता है, पति भी नसबंदी करवा सकता है, पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं। यदि पत्नी करवाती है तो पति नहीं करवाए, दोनों करवा सकता है। महिलाओं में दूसरा, महिलाओं में देखो अंड वाहिनी या जिसको फैलोपियन नलिका बोलते हैं उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे कि अंड या डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाए। पुरुषों में तो शुक्र वाहिकाओं का अवरोध कर दिया जाता है, महिलाओं में अंड वाहिनी बोल सकता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, या डिंब फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं अपना, जिसके कारण अंड हो, जिसको डिंब बोलते हैं, वो अपने गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा। ये आपकी 4 विधि है। पहली विधि आपकी यांत्रिक विधि, दूसरी आपकी रासायनिक तकनीक, सबसे बड़ी आपकी यांत्रिक विधि है। यांत्रिक विधि का उपयोग आप कर सकते हो, प्रोडक्ट होते हैं जितने भी मेडिकल शॉप है वहाँ से आप उपलब्ध हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि का उपयोग आप कभी नहीं करें, दूसरी विधि द्वारा शरीर पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरी विधि काफ़ी कम कंडीशन में उपयोग करें, तीसरी विधि भी उतनी शरीर के लिए, महिलाओं के लिए उतनी लाभदायक नहीं है। और चौथी वाली कंडीशन तो तब की जाती है कि जब मतलब संतान घर में 2, 3, 4 हो जाती है, उसके बाद में ये अपनी क्रिया विधि की शल्य क्रिया करवाते हैं। शल्य क्रिया में पुरुष और महिला दोनों करवा सकते हैं। पुरुष में तो शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध किया जाता है, महिला में अपनी फैलोपियन नलिका या अंड वाहिनी को क्या किया जाता है, अवरुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने क्या आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीवों में जनन की पद्धति में क्या अंतर है। तो आपको पता है एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जनन की एक ही विधि होती है, कौन सी विधि, लैंगिक जनन। और बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक भी होती है, साथ में अलैंगिक भी होती है। नहीं, एक कोशिकीय जीवों में सिर्फ अलैंगिक विधि होती है, सॉरी गलती से बता दिया। एक कोशिकीय जीवों में जनन की अलैंगिक विधि होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधि होती है। भाषा पढ़ दो, आपके सामने दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो ध्यान से। देखो जो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। और जनन की ये विधि कौन सी है, ये सरल विधि होती है। ये सरल विधि कौन सी, आपकी अलैंगिक जनन विधि। विखंडन की बात करते हैं तो विखंडन या विभाजन की बात करते हैं। विखंडन में आपकी द्विखंडन आती है, बहुखंडन होती है, वो आपकी कौन सी विधि है, अलैंगिक जनन विधि है। अलैंगिक जनन विधि द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। खंडन में आपका क्या होता है, विखंडन में आपका एक तो आपका हो गया द्विखंडन, जिसमें एक जीव के 2 भाग होते हैं समान। और बहुखंडन में क्या होता है, एक जीव के बहुत सारे समान भाग होते हैं, वो एक नए जीव, आगे नए जीव के रूप में उत्पत्ति होती है। तो ये आपका हो गया एक कोशिकीय जीवों के लिए। हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों के लिए। बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत जटिल विधि का उपयोग की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से जनन संभव है। मतलब उनमें क्या होता है, जनन की प्रक्रिया लैंगिक भी होती है, अलैंगिक भी होती है। जबकि एक कोशिकीय जीवों में सिर्फ आपकी अलैंगिक जनन विधि होती है। अलैंगिक जनन में कौन सी विधि मुख्यतः आपकी कौन सी होती है, विखंडन। ठीक है, और भी होती है विखंडन। क्या होती है, विखंडन के साथ में आपकी खंडन भी होती है, मुकुलन भी होती है, काफ़ी विधियाँ होती है वैसे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये आपके जनन की पद्धति है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन, बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, पढ़ लो आप ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनन किसी स्पीच की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। मतलब इसमें पूछा है कि एक जनन की प्रक्रिया होती है, किसी प्रजाति के अस्तित्व के साथ उसका कोई संबंध होता है क्या। आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जनन किसी स्पीच या प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो आपका आंसर आपके सामने है। आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर अपना दिया हुआ है कि यदि जीव जनन द्वारा अपने समान वेष्टि उत्पन्न नहीं करे, बात करें कि अपने समान यदि जनन की प्रक्रिया द्वारा जीव उत्पन्न नहीं करेगा तो हमें उनके अस्तित्व का बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी पीढ़ी प्रजाति खत्म हो जाएगी। यदि एक जीव अपने समान नए जीव उत्पत्ति नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, पहली बात हो। दूसरी बात, जनन द्वारा ही जीव अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं, अतः किसी स्पीच की समष्टि के लिए स्थायित्व के लिए जनन सहायक होना चाहिए। भाई नॉर्मल सी सीधी सी बात है कि यदि जनन की प्रक्रिया जीवों में नहीं होगी तो आने वाले समय में
आने वाले समय में क्या होगा कि उनके अस्तित्व के बारे में हम लोग पता नहीं कर सकते, क्योंकि अस्तित्व का पता हम लोग कब कर पाते हैं, जब एक जीव अपने समान एक नए जीव उत्पत्ति करता है, तभी उसके अस्तित्व का पता लगता है। ये बात है कि जनन उसके लिए आवश्यक है, स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, जीवों के स्थायित्व को बनाने के लिए मैं जनन ये आपका आवश्यक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन आपके सामने है। इजी क्वेश्चन क्या है, जो आपका गर्भ निरोधक युक्तियां होती है उनको अपनाने का क्या कारण हो सकता है भाई, किस कारण है भाई जो आपके गर्भ निरोधक युक्तियां होती है उनको अपनाते हैं लोग, उनका अपनाने का आप नेगेटिव कारण हो सकते हैं, उनके पॉजिटिव कारण भी हो सकते हैं। उनके कारण क्या है, पॉजिटिव कारण भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कारण क्या हो सकते हैं, पहली बात है कि जैसे यौन रोगों से सुरक्षा के लिए, आपको पता है कि इससे अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे अपना विषाणु से सिल्पिस जैसे रोग होते हैं, गोनोरिया जैसे रोग होते हैं, विषाणु से गोनोरिया सिल्पिस जैसे रोग होते हैं, जीवाणु की बात करते हैं, मस्सा की बात करते हैं, HIV एड्स जैसे रोग होते हैं, काफ़ी एड्स के बारे में आपने सुना है। उन रोगों से सुरक्षा के लिए हम लोग गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए भी हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। जनसंख्या भाई एक परिवार, उस परिवार में पहले से 2 बच्चे या 3 बच्चे पैदा हो चुके हैं, तो उससे जनसंख्या बढ़ ही रही है, आपको पता है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, गर्भ निरोधक युक्तियों का। तीसरी बात है, महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हो सकता है कि महिला की शारीरिक और मानसिक कंडीशन उस प्रकार की नहीं कि उसके द्वारा संतान पैदा की जाए, तो उस कंडीशन में भी गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो एक कंडीशन होती है कि महिला खुद की कंडीशन इतनी खराब होती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, वो खुद बीमार रहती है, उस कंडीशन में उसके द्वारा संतान पैदा नहीं किया जा सकता, हो सकता है उन दोनों में, माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है, तो उस कंडीशन में गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। और एक अपना अनचाहे गर्भ धारण से बचने के लिए, इच्छा ही नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो अनचाहे इच्छा नहीं है, उस स्थिति में आपके गर्भ धारण से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका था लेसन जीव जनन कैसे करते हैं। इसके सारे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, आपके 11 क्वेश्चनों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बताइए वीडियो कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।